इस वर्ष गवर्नमेंट ने जो इंग्लिश पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, उन 4 सेक्शंस में से जो चौथा सेक्शन है लिटरेचर यानी डी सेक्शन, उसमें एक पार्ट आता है पोइट्री का। और पोइट्री के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं उनके विषय में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पोइट्री से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है पोइटिक स्टैंजा, और उस स्टैंजा में से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स स्टूडेंट्स को लिखने होते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसको सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम पोइटिक स्टैंजा से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यानी स्टैंजा में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम किस प्रकार देते हैं, किस प्रकार हम उनको दे सकते हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर के आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। दोस्तों, किसी भी स्टैंजा के जब क्वेश्चंस को हमको आंसर देना होता है तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है, पहले तो हम उसको जानेंगे। उस पोएम की डिटेल में एक स्टोरी, एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग पोइट्री के अंतर्गत जितनी भी पोएम्स आती हैं उन सभी पोएम्स के जो स्टोरी का पार्ट है यानी कि ओवरव्यू है उसको आप पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्लास 12th में जो पहली पोएम है माई मदर एट 66, उसी पोएम से रिलेटेड जो पहला स्टैंजा है उसी स्टैंजा में से कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का किस प्रकार हम आंसर दे सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये सब बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले तो हम यहाँ स्टैंजा देख लेते हैं कि वो स्टैंजा क्या कह रहा है। जब भी कोई स्टैंजा एग्ज़ाम्स में दिया जाता है तो उस स्टैंजा से जो रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि वो जो स्टैंजा है वो किस पोइम से लिया गया है, वो हमको पोइम का नाम याद होना चाहिए और वो पोइम किस पोइट ने कंपोज की है उसके विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में जितनी भी पोइम्स हैं उन सारी पोइम्स को 1 बाय 1 उनके नेम्स और उनके पोइटेस या पोइट्स के जो नेम्स हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें, और मैं तो कहूँगा कि आप उनको अच्छे से रट लें, जिससे कि उनसे रिलेटेड कोई भी स्टैंजा अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहला जो मैंने यहाँ स्टैंजा लिया है वो पहली ही पोएम है क्लास 12th की इंग्लिश सिलेबस में जो यूपी बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड है ये, और उसका नाम है माई मदर एट 66। इस पोएम को कंपोज किया है कमला दास ने। हम यहाँ स्टैंजा देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी ड्राइविंग मतलब कार चलाते हुए, कार चलाते हुए, कहाँ से चलाते हुए, माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से कार चलाते हुए, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को कोचीन एक एयरपोर्ट का नाम है और एयरपोर्ट यहाँ पोइटेस जा रही है। तो हम जब 2 लाइन पढ़े तो हमारी समझ में ये आया कि पोइटेस जो हैं वो अपने घर से कार लेकर के जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट। और दिन कौन सा है? वो लास्ट फ्राइडे यानी पिछला शुक्रवार है। अब आगे देखते हैं। मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, पोइटेस कह रही हैं कि मैं कार में जा रही थी और मेरे बगल में ही मेरी माँ भी बैठी हुई थी, मैंने उनको देखा। डॉज्ड मीन्स ओंघते हुए। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका मुंह खुला हुआ था, चेहरा मुरझाया हुआ था। किस तरह से मुरझाया हुआ था? दैट ऑफ अ कॉप्स, जिस प्रकार से एक जो ताबूत होता है और ताबूत में पड़ी हुई डेड बॉडी का चेहरा खुला रहता है, मुरझाया रहता है, ठीक वैसे ही मैंने अपनी माँ के चेहरे को भी मुरझाया हुआ देखा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने इस बात का एहसास किया, मुझे महसूस हुआ। कैसे? विद पेन, बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ मुझे एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी दिख रही थी उतनी ही उनकी उम्र भी हो चुकी थी। यानी पोइटेस यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि मेरी जो माँ थी वो अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने ये जो पोइटिक स्टैंजा है इसमें जो लाइंस हैं उनके विषय में जाना। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार देंगे ये अब हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू।
पोइटेस मतलब कवित्री, कवित्री कार लेकर के कहाँ जा रही थी। फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर लिटरेचर से रिलेटेड आता है, चाहे वो पोइटिक स्टैंजा का हो, चाहे फिर वो प्रोज से रिलेटेड पैराग्राफ का हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, हमको क्वेश्चन का मीनिंग करना ज़रूर आना चाहिए। अगर हमको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो फिर हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको किसी भी क्वेश्चन का मीनिंग भी थोड़ा बहुत हमको ज़रूर आना चाहिए। तो ये हमने इसका मीनिंग समझा। पोइटेस कार लेकर के कहाँ जा रही थी, यानी ड्राइव करके वो कहाँ जा रही थी। हमने यहाँ पढ़ा, पहले ही 2 लाइन में लिखा हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी कोचीन एयरपोर्ट वो जा रही थी। तो आंसर, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन जो होता है उसी में से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें आंसर में यूज़ करना होता है। कैसे यूज़ करते हैं ये देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू, तो पहले तो हम क्वेश्चन में ही जो सब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्जेक्ट है क्वेश्चन का, इस सब्जेक्ट को आंसर में सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पहले लिख दिया द पोइटेस। इसके बाद इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ये है वॉज द। अब हम दूसरे नंबर पे इसको लिख देंगे, यहाँ पर ये वर्ब है, ये यहाँ हमने वर्ब लिख दी द पोइटेस वॉज। अब आगे जो क्वेश्चन का पार्ट दे रखा था इसको लिख देंगे ड्राइविंग टू। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से ही यूज़ कर दिया। अब कहाँ जा रही थी वो, कोचीन एयरपोर्ट टू, तो इसमें दे ही रखा है द कोचीन एयरपोर्ट, हमने यहाँ पर लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट दे रखा होता है, वर्ब दे रखी होती है, कभी कभी मेन वर्ब आएगी, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कोई मेन वर्ब भी आएगी। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आएगी तो वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में आती है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी आ सकती है। ये हमको ध्यान रखना है। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया द पोइटेस वॉज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, Which figure of speech is used in the line her face ashen like that of a corpse? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है पंक्ति में, लाइन में, कौन सी लाइन में, her face ashen like that of a corpse। इस स्टेंजा में एक लाइन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, ये her face ashen like that of a corpse। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच के विषय में जिक्र किया गया है। मैं जानता हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर उठ रहे होंगे, लेकिन आपको इन सारे क्वेश्चंस को भूल करके केवल और केवल ये याद रखना है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर तैयार किया था वो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही था। उस वीडियो लेक्चर में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 12th में कौन कौन से पूछे जाते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, कैसे उनको हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के मैंने उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, जिससे कि आपको वो वीडियो फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो यहाँ हमने देखा हर फेस एशन लाइक दैट। जब भी किसी पोइटिक लाइन में या कोई भी लाइन हो उसमें एज का प्रयोग किया गया हो, या लाइक का प्रयोग किया गया हो, या फिर सो का प्रयोग किया गया हो, और दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना हो रही हो, और तुलना करते हुए दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ निकल के, कॉमन बात निकल के आ रही हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो जो लाइन है उस लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। यहाँ हमने देखा हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि इसमें लाइक का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात क्या है, यहाँ दो अलग अलग तुलनाएं हो रही हैं, फेस के विषय में तुलना हो रही है, और कॉप्स, कॉप्स का मतलब मैंने बताया ताबूत होता है, ताबूत से मतलब यहाँ पर डेड बॉडी से है। तो यहाँ डेड बॉडी और फेस दोनों का जो चेहरा है उनमें दोनों में क्या समानता है, मुरझाए हुए रहते हैं। पोइटेस की माँ का चेहरा भी मुरझाया हुआ है, और जो कॉप्स में जो डेड बॉडी होती है उसका चेहरा भी बिल्कुल, क्योंकि जब किसी की डेथ ही हो जाती है तो फिर उसके चेहरे पे किसी प्रकार की कोई भाव होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ हमने देखा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है, सिमिली। तो हम इसका आंसर लिख देंगे
द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इन द अबव लाइन। अब हम यहाँ अबव लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया उसी में वो लाइन दी गई है, इसलिए अबव लाइन लिखेंगे, ऊपर दी गई पंक्ति में। क्या यूज़ किया गया? इज सिमली, सिमली का प्रयोग किया। बहुत ही आसान भाषा में इसका हम प्रयोग करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पेन डिड पोइटेस एक्सपीरियंस? कौन सा दर्द पोइटेस एक्सपीरियंस करती हैं? कौन सा दर्द फील करती हैं? शी फेल्ट इट पेनफुल, उनको ये बहुत ही दर्दनाक दुखमय लगता है। टू विटनेस हर एजिंग मदर, अपनी माँ को बूढ़ी होते हुए देखना उनको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचाता है। तो यहाँ मैंने ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने आपको बताए। इसके बाद किसी भी स्टेंजा में एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन हर स्टेंजा में आपसे पूछा जाएगा, किसी भी पोएम का स्टेंजा हो। और वो क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है, नेम द पोइटेस एंड द पोएम ऑफ द स्टेंजा, यानी जो कवित्री हैं उनका नाम बताइए और जो स्टेंजा है उस पोएम का नाम बताइए। एक तो इस तरह से आ सकता है, दूसरा इस तरह से भी आ सकता है, हु इज़ द पोइट ऑफ द स्टेंजा एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, उस पोएम का नाम क्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ जब इसका आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे द नेम ऑफ द पोइटेस इज़ कमला दास एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66। और जब हम किसी पोएम के टाइटल को लिखते हैं आंसर देते समय तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज ज़रूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी पोइटिक स्टेंजा के क्वेश्चंस को हम किस तरह से आंसर करते हैं। आशा करता हूं आपकी समझ में ये क्वेश्चन के जो आंसर हम लिखते हैं किस तरह लिखते हैं समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए कुछ उपयोगी साबित हो रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी कर दें। और इसी के साथ यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।